2001 and rules made thereunder. Compute the total income of the marine under appropriate heads of the income for the tax year 2020. ये बेसिकली पास पेपर 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वहाँ से मैंने जो है ये जो हमारे स्कैन्स के टीए उन्होंने उठाया था। क्या नहीं होगा, सोल्यूशन भी करानी लगाओ, वो तो आप करवाएंगे ना। हाँ बना बनाया पास पेपर्स में होगा ना इसका सोल्यूशन। अच्छा सर, आईकेएम की वेबसाइट पे पास पेपर हम तो सोल्यूशन किधर है? उधर ही है वेबसाइट पे, उसके अलग पीडीएफ है कि उसमें उसके साथ ही दिया होगा। Marheen is a resident filer and has provided the following information pertaining to tax year 2020X0. She owns a bungalow situated in Multan, which was given on rent to Abbas under a rental agreement of 5 years, which expired on 31st March 20X0. Detail of the payments received as per the rent agreement as per given below. रेंट एग्रीमेंट है जी 3,50,000 पर मंथ। सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है दैट इज 1 लाख पर मंथ। नॉन एडजस्टेबल एडवांस है ₹5 मिलियन का। अगर आप लोगों ने जो पेपर किया है तो वो ये आपको दे देता है, साथ साथ आप लोग देख लें कि जी आप लोगों की क्या गलतियां हैं। वो फिर आप जाते हुए वापस टीए को दे दीजिएगा, वो मार्किंग कर देगा। क्या ख्याल है? तो ला के दे दें जिन्होंने पेपर किए हैं, ताकि उनको आइडिया हो जाए इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। जब आप जाएं क्लास से तो वो पेपर उसे वापस करें, क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कराना है, पहला दूसरा भी कराना है और इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी करवाना है। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की नहीं, आप उसके ऊपर बेशक लिख लें साइड पे, कोई ऐसा मसले वाली बात। चेक वो कर लेंगे, तो आप लोगों को साथ साथ आइडिया हो जाता रहेगा ना कि आप लोगों की क्या क्या गलती है। लेड पेंसिल है ना आपके पास, सबके पास? चलो फिर ठीक है। हाँ ये भी है, सही है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लें पूरा। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द रेंटल एग्रीमेंट, मरहीन refunded the security deposit to Abbas and rented out the bungalow to a new tenant Zafar on the same terms and condition. Marheen pays ₹80,000 per month to a security services company which provides security guard at the bungalow. She owns a resident plot in Karachi. On 1st March 2020X0, she decided to sell the plot to Mehreen. ऊपर मरहीन है और नीचे महरीन है, ठीक है। ये पढ़ते हुए कंफ्यूज, बेसिकली जो पास पेपर का क्वेश्चन है ना, ये मरहीन की जगह फरहीन था नाम, ये आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। Mehreen for ₹4.4 million and received a deposit of 4,40,000. On 1st June 20X0, she forfeited the deposit on the refusal of Mehreen to purchase the plot. यही तो यानी कि आपका सिंपल forfeited deposit आ गया। On 1st December 20X7, she had acquired a furnished office on monthly rent of ₹10,000 for her own use and had paid a non-refundable amount of ₹4 million to the previous tenant for vacating the office. ये क्या आएगा? नहीं ये है क्या? हेड ऑफ इनकम, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा जो हमने वेकेटिंग का पढ़ा था। During the year, she received an offer of ₹4.8 million from Shahroz to vacate this office, which she accepted and received the amount on 1st March 20X0. On 1st October 20X9, she inherited a factory with plant and machinery from her father and let it out on 1st December 20X9 and monthly rent of ₹1 million. यानी कि ये किस में आएगा? Income from other source. Legal and professional charges of 80,000 were paid for preparation for rental agreement. ये क्या है? इसका क्या करेंगे? कौन कौन कहता है ये डिडक्शन है और कौन कहता है डिडक्शन नहीं है? हाँ अब बताएं।
डिडक्शन है, पता नहीं। चले देखते हैं। On 15 November, she received income tax refund of rupees 3,60,000 related to tax year 20X7. This amount include rupees 60,000 being additional payment on delay refund. 60,000 ही आएगा वैसे। ये 60,000 ही आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। मिल गया पेपर? क्वेश्चन आप लोगों का आपका पेपर मिल गया? दिखाए ना, मैं दे देता हूँ सब। हाँ, पहला 8 नंबर का था। नहीं मिला आपको? ये बाय नेम अनाउंस करके दे देना सबको, बल्कि ये ठहरे जरा, महनूर भी है इसमें, उनको दे देना। कुछ स्टूडेंट ये भी आया ना, मरियम अरशद, अब्दुल रहीम, मरियम अरशद तो बेटे, ये भी है साथ इनका। अबीहा, ये भी दे दो उन्हें। अली हमजा, मीर मोहम्मद, कंदील मंजूर, हाजरा रहमान, निदा अरशद, ये निदा, पावान कौन है भाई? उमैसा गुल, शेजाल असलम, आयशा जावेद, आयशा रियाज, मलिहा, हुमा कमल, महनूर तैयब, तकदीस ज़ारा, जवेरिया, हमाद सिद्दीकी, वजीहा शौकत, एम मोहिब, नीहा खान, आयशा रियाज, इजाज, आर लिखा हुआ, इब्राहिम, ये स्टूडेंट्स कुछ आए नहीं। आपको ऐसा तो नहीं जिन्हें टेस्ट दिया उससे नहीं मिला? क्या नाम आपका? साद, हमाद, महमूद, हुमा, मलिहा, नहीं आपका है नहीं। पवान तो नहीं लिखा आपने नाम अपना? नहीं, अब टेस्ट दो नहीं। आपका नाम क्या है? आयशा, अर्शिया, नहीं है। चलो वो देख लेता शायद। अच्छा जी, हेड्स ऑफ इनकम देख के, क्वेश्चन देख के हमें क्या फील हुआ? इसमें कितने हेड्स ऑफ इनकम है? हमने मरहीन का बनाना है, तो मैं मरहीन का यहाँ लिख रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है। कंप्यूट द टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आगे क्या है? फॉर द टैक्स ईयर, फॉर द टैक्स ईयर 20X0, रुपीज इन थाउजेंड्स। हमारे पास जो डेटा है, इस डेटा के मुताबिक जो हेड्स ऑफ इनकम बन रही है, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बन रहा है और बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसके लिए हम करेंगे वर्किंग नंबर 1 और इसको देख लेंगे। जगह तो है हमारे पास, यहाँ पे ही नीचे कर लेंगे। एंड दैट इज टोटल इनकम।
ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं जी हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एक तो चीज़ आ रही है हमारी रेंट की। जफर से पहले मरहीन जो है उसने किसको दिया हुआ था? अब्बास को, ऐसे ही है। टैक्स ईयर कोई स्पेशल टैक्स ईयर नहीं है। और अब्बास से जफर ने कब लिया है? ऑन द एक्सपायरी 31 मार्च को, ठीक है। और जिसने जफर को सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया है, यानी कि अब्बास को 3.5 लाख का दिया था तो आगे भी 3.5 लाख का ही दिया है। तो इट मीन्स कि जो पूरे महीने के अंदर, पूरे साल के अंदर जो हमें रेंट आया वो कितना आया है? 12 महीने का आया पहली बात, और कितना? 3.5 लाख ही। तो रेंट जो है वो मेरा 3,50,000 इंटू 12, 20,000 रुपीज इन थाउजेंड्स में लिख लूँ अगर मैं, तो ये 420 बन जाएगा। नहीं, कितना बनेगा? 42 लाख है, 4,200 बनेगा। 4,200 बन गया, ये मेरा रेंट बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर और हमारा क्या आएगा? नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी आएगी। फोरफिटेड डिपॉजिट है, अच्छा वो प्लॉट के ऊपर आगे जाके आएगा इन कराची के अंदर। 5 मिलियन नॉन एडजस्टेबल एडवांस है ना, फोरफिटेड तो नहीं है ना, ठीक है। तो नॉन एडजस्टेबल एडवांस हम देखते हैं। नॉन एडजस्टेबल एडवांस ₹5 मिलियन है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है? ये कौन सा सिनेरियो है? पहला, दूसरा, तीसरा? नॉन एडजस्टेबल का तीसरा है, पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। दूसरे में सिर्फ गया था, एक में आ रहा था, एक में सिर्फ गया था। पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। अच्छा, अगर पुराना जा रहा है तो जो नया आ रहा है वो कितने पैसे दे रहा है? सेम दे रहा है ना, सेम उसने कहा था हमारा ट्रीटमेंट है, ठीक है। जो आएंगे पैसे तकसीम करने 10 में, माइनस कितने अमाउंट करोगे? जी जनाब, माइनस कितनी करनी है? 25 लाख माइनस करना है। कैसे? 5 साल स्टार्टिंग में देखनी है ना, किस टैक्स ईयर में स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ है? ये हम कैलकुलेट करेंगे। कब स्टार्ट हुआ है? उसका एक्सपायर कब हो रहा है? 31 मार्च 2010 में एक्सपायर हो रहा है। 31 मार्च 2020 में 5 साल उसके इसमें एक्सपायर हो रहे हैं, ऐसे ही है। यानी कि 5 टैक्स ईयर्स उसके इसमें एक्सपायर हो रहे हैं, यहाँ पे जाके 5 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये जिस टैक्स ईयर में उसका खत्म हो रहा है, क्या इस टैक्स ईयर का उसमें चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो फिर इससे पहले कितने हो गए? 4। कैसे 5 हुए? सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही कि उसने स्टार्टिंग वाला काउंट किया है, 3 बन रहे हैं सब उसमें। नहीं, उसको छोड़े, आप इस सिनेरियो पे आए, उसको छोड़े ना। अभी हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मुझे इस पे समझाएं 5 कैसे बन रहे हैं। देखिए, उसका एक्सपायर हो रहा है 31। ये टैक्स ईयर कौन सा है? 2010 ही हुआ ना। ये टैक्स ईयर मेरा बन रहा है, ये टैक्स ईयर बन रहा है, ऐसे ही है ना। तो इस टैक्स ईयर का मैंने नॉन एडजस्टेबल एडवांस उसका लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना ना। तो ये इसका 5वां साल यहाँ जाके खत्म हो रहा है ना। तो फिर हमने कितने सालों का लेना है? फिर 4 का लेना हुआ, 5 का कैसे लेना है? कैसे? अच्छा चले पीछे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। टाइमलाइन बना लें, हम रिवर्स चलते हैं। 31 मार्च 2010 लिख लें इसको, बेटर अंडरस्टैंडिंग को खत्म हो रहा है। इससे पहले 31 मार्च 2009 एक
31 मार्च 2008 2, 31 मार्च 2007 3 और 31 मार्च 2006 और 31 मार्च 2005। 1 2 3 4 5 ऐसे ही है। 5 साल पूरे हो गए। अच्छा, ये यहां पे तो इसने शुरू किया होगा ना, यहां पे इसने शुरू किया होगा यकम, आप इसको ऐसे करें ना, ये इट विल बी लाइक यकम अप्रैल 2005, ठीक है, यकम अप्रैल। हाँ जी, मैं उसे लिखा है ना कि 5 सालों में एक्सपायर हो रहा है, 31 मार्च को एक्सपायर हो रहे हैं 5 साल, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए 5 साल पीछे जा रहा हूँ। 6 से क्यों शुरू करेंगे? 5वां साल यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे 4था साल खत्म हो रहा है, यहाँ 3रा साल खत्म हो रहा है, यहाँ 2रा साल खत्म हो रहा है, यहाँ पहला साल खत्म हो रहा है, तो शुरू कहां से हो रहा होगा? खत्म यहां पे हो रहा है ना, पहला साल खत्म हो रहा है, तो पहला साल शुरू कब हुआ होगा? 5 में शुरू हुआ होगा, यकम अप्रैल 2005 में स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है, टैक्स ईयर्स जून में खत्म होते हैं, टैक्स ईयर्स कब खत्म हो रहे हैं? जून में। तो ये जो यकम अप्रैल 2005 है, इसका टैक्स ईयर कहां पे आ रहा होगा? 5 के जून में आएगा, यहां पे जून 2005, ठीक है। और इसका भी ये बनेगा जून 2006, ये भी यहां पे जून 2007, जून 2008, जून 2009 और जून 2010, ठीक है। तो मैंने इसने 31 मार्च को छोड़ा है, तो ये वाला टैक्स ईयर मैं इंक्लूड करूंगा? नहीं इंक्लूड करूंगा ना, क्योंकि जिस साल में वो छोड़ेगा वो मैं नहीं इंक्लूड करूंगा। मैं ये इंक्लूड करूंगा, ये इंक्लूड करूंगा, ये इंक्लूड करूंगा और ये, तो ये कितने बने? 1 2 3 4। लगी समझ है? लगी सबको समझ? तो अब इससे भी ज्यादा मैं क्या समझाऊं? लेकिन वो स्टार्ट 2005 में हो रहा है, टैक्स ईयर 2005 से बन रहा है। देखिए ना, मार्च के बाद आ रहे हैं। आपने फोकस किया इसके ऊपर? आपका 5 में स्टार्ट हो रहा है, मैंने 25 बताया, आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो टैक्स ईयर आपका कब शुरू हो रहा है? जून में स्टार्ट हो रहा है। ये पिछला जून है ना, पिछले साल से देखिए ना, टैक्स ईयर 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 ही बनते हैं, 5 ही करने ही सही कह रहे हैं। 6 + 7 + 8 + 9 और 10 वाले को छोड़ दिया बस। ये यकम अप्रैल 2005 है ना, तो जिस साल में आएगा उस साल को आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। तो सही बात है आपकी, यहाँ पे ये टैक्स ईयर 5 ही बनेगा, सही हो गया। यहाँ पे टैक्स ईयर 5 बनेगा 5 6 7 8 and 9 और 10 को छोड़ दिया, क्योंकि 2005 वाला टैक्स ईयर यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ आएगा। सही कह रहे हैं, 5 साल बनेंगे। थोड़ी करेक्शन कर ले भाई, 5 साल ही बनेंगे इसके, इतनी खुशी। अप्रैल 5 साल ही बनेंगे। अब माइनस करें तो 25 साल। 1 अप्रैल 2005 को उसने स्टार्ट किया है, तो वो टैक्स ईयर बन रहा होगा 2005, ठीक है। तो ये एक टैक्स ईयर मेरा बन रहा है यहाँ पे, ये मेरा यहाँ टैक्स ईयर बन रहा है। इसी तरह अगला 2006 में आ रहा है, तो दूसरा ये बन रहा है टैक्स ईयर, 7 में आ रहा है तो तीसरा ये टैक्स ईयर है, और चौथा ये है, और 5वां ये है।
बिल्कुल ठीक है जी, 5 साल ही बनेंगे इस लिहाज से, यहाँ पे 5 साल बनेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है? टाइमलाइन के ऊपर अगर देखें तो इसके 5 साल ही बनेंगे यहाँ पे। तो आप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने क्वेश्चन में 5 किए, 4 किए? 5 चले 4 जिन्होंने किए थे वो देख लें, ये इस अप्रोच के मुताबिक टैक्स ईयर जो है वो 5 बन रहे हैं हमारे, क्योंकि जिस टैक्स ईयर में वो छोड़ के जाएगा उसमें वो नहीं बनेंगे। ये वाला हमारा, इसको तो हमने इंक्लूड ही नहीं करना। फाइनली अच्छा, इसमें से अब 25 लाख माइनस करेंगे। 5 मिलियन उसका पहले आया था, उसको डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका बन गया 25 लाख। तो 25 लाख को माइनस किया, कितना आ गया? 25 लाख डिवाइड बाय 10 और वो 2,50,000। फिगर पूरी बताया करें, 1000 में मैं खुद ही कर लूंगा। ये 2,50,000 ये इस लिहाज से है। आगे चलते हैं, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी। अच्छा, आगे सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी जो है ये हमारी उसके अंदर फॉल करेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। अच्छा, ये आपका एक्सपायरी वाला मरहीन पेज ₹80,000, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में करेगी, इसको बाद में देखते हैं। शी ओन्स अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन कराची। ऑन 1 March she decided to sell the plot to Mehreen for 4.4 million and received a deposit of 4,40,000. On 1 June she forfeit, 1 जून को ही उसने forfeit कर लिया है। तो सिंपल ये आपका 4,40,000 जो है यहाँ पे 450 डिपॉजिट में चला जाएगा, 440। रेजिडेंशियल प्लॉट है इसके अंदर गया। आगे चलें। On 1 December 2007 she acquired a furnished office on monthly rent of 10,000 for her own use and paid a non-refundable amount. ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये हमने अपने सोर्स उसके लिए नीचे उसने वेकेटिंग दी ऑफिस के लिए मिली है ना। हमने तो 4 मिलियन की बात करनी है ना, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के स्कोप के अंदर आएगा। और आगे शी इनहेरिटेड अ फैक्ट्री विद प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम हर फादर एंड लेट इट आउट एट मंथली रेंट ऑफ, ये भी उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। लीगल चार्जेस इसके अंदर फॉल कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर अब ये 450 डिपॉजिट, ये टोटल बताएं कितना बन गया? 4890। इसमें डिडक्शंस कौन सी है? एक तो हमारा रिपेयर अलाउंस की डिडक्शन बनेगी। अभी मैं लिख रहा हूँ सारी, उसमें जितने जितने करेंगे वो देख लेंगे। और इसके अलावा कौन सी है? लीगल चार्जेस है ना, लीगल चार्जेस आपने पहले कहा था आएंगे किसी ने, लीगल चार्जेस लिखे। और इसके अलावा पहले देख लें डिडक्शन और भी आ रही है, बनती है। अच्छा, लीगल चार्जेस जो 80,000 के इसने किए हैं, ये मेरे नज़दीक भी ये नहीं आते, ठीक है। अच्छा, लीगल चार्जेस आपने जो डिडक्शंस पढ़ी हैं वो चेक करें उसमें कौन से पढ़े हैं। डिफेंडिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी है, क्या ये डिफेंडिंग द टाइटल है? नहीं सर। डिफेंडिंग द टाइटल है, या फिर वो किसी आपका कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके रिलेटेड लीगल चार्जेस है। ये वाले लीगल चार्जेस है रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए, तो ये फर्क है उससे, ठीक है। इस वजह से ये यहाँ पे हम नहीं इंक्लूड करेंगे 80,000। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंक्लूड किए हैं वो ये करेक्शन अपने पास रखें, ये हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। भाई लगी समझ?
जो डिफेंडिंग दी टाइटल होता है उसके लिए वो लीगल चार्जेस काउंट किए जाते हैं। ये लीगल चार्जेस तो यहाँ पे हैं, ये टाइटल डिफेंड करने के लिए नहीं है, तो इस वजह से ये मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा। अब आए हम इसके ऊपर रिपेयर अलाउंस के ऊपर। रिपेयर अलाउंस कितना लेना है? 1/5 ऑफ विच अमाउंट? आरसीटी। आरसीटी कितना है यहाँ पे? सबने यही लिया हुआ है, सबने सोल्यूशन में ये लिया है। किसी ने चेंज ट्रीटमेंट किया तो बताया, आपने बताया क्या किया? नॉन एडजस्टेबल FFD नहीं डाला। हाँ जी, और किसी ने ये चेंज किया? आपने इब्राहिम, आपने क्या किया है? अपना पेपर खुद चेक करो ना, पता चल रहा होता है कहाँ कहाँ गलती की है। क्या सोच सकते हैं? She owns a resident plot in Karachi. On 1st March, she decided to sell the plot and received a deposit of 4,40,000। देखिए, ओपन प्लॉट के केस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो रिपेयर अलाउंस होता है वो ओपन प्लॉट के केस के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो ओपन प्लॉट का रेंट हो या ओपन प्लॉट का फोरफिटी डिपॉजिट हो तो उसके लिए अगेंस्ट रिपेयर अलाउंस चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं रिपेयर अलाउंस लूँगा तो 4200 प्लस 250 के ऊपर लूँगा, ये मेरा ओपन प्लॉट से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के अपेरेंटली मेरा भी यही कॉन्सेप्ट है कि जो कि ओपन प्लॉट के ऊपर आपका 450 डिपॉजिट है, इसके ऊपर हम रिपेयर अलाउंस चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करें जरा 4200 प्लस 250, 4450 का 1/5 कितना बन रहा है? 890 रिपेयर अलाउंस। अच्छा, 1/5 जो है वो 20% भी होता है, ठीक है। तो आप 4450 का 20% भी कर सकते हैं, तो ये आपका इसमें फॉल करेगा। इसमें ना थोड़ी सी इसने कंफ्यूजन वैसे डाली हुई है, इसमें से लिखा है रेजिडेंट प्लॉट। इससे पता नहीं एक फीलिंग सी आती है कि शायद ये रहने वाली जगह है, या ये हो सकता है कि रेजिडेंट प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट को उसने थोड़ा सा किया है। बहरहाल चले, प्लॉट की बात की है तो उसको इसे नहीं करें जरा। 4890 माइनस 890 आपका आ गया 4000। आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चलते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसमें कोई चीज रह गई है? नहीं, हो गया। लग तो रहा है कि सारा कुछ ही हो गया। बस 4000 ये मेरा हो गया। अच्छा, आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चलते हैं, वर्किंग नंबर 2 में। ये वर्किंग नंबर 2 में इधर बना रहा हूं। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक तो सबसे ऊपर हमने पढ़ा था सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी आ रही है 1 लाख पर मंथ, और उसको कमाने के लिए उसे 80,000 रुपये का खर्चा करना पड़ रहा है, ऐसे ही है। तो एक तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सिक्योरिटी गार्ड। इसको ऊपर नीचे लिखने की बजाय हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 लाख में से 80,000 माइनस कर दें, मल्टीप्लाई बाय 12, 2,240, ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है। 1 लाख में से मैंने 80,000 माइनस किया, और ये 12 महीने ही आया ना, 12 महीने आया, तो इस वजह से इसको भी हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट नंबर 2 के अंदर इस तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं। पॉइंट नंबर 3 में हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ा था कि अगर आपको वेकेटिंग दी ऑफिस के लिए पैसे मिले तो जितने पैसे आए हैं और जितने पैसे आपने लगाए हैं, तो जो पैसे आए हैं उनमें से जितने लगाए हैं वो माइनस करके बाकी को डिवाइड